नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। 8 बज चुके हैं और यूपी मांगे उत्तर लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। और यूपी मांगे उत्तर आज हम सीधे कर रहे हैं आजमगढ़ से। जी हाँ, आजमगढ़ एक बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और आज यहीं से हम यूपी मांगे उत्तर करने जा रहे हैं। दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह वाराणसी में रोड शो किया, उसके बाद लगातार पूर्वांचल के अंदर ताकत लगा रहे हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको बता दें, जौनपुर आजमगढ़ में भी चुनावी रैली की, आजमगढ़ में भी चुनावी रैली की और यहां विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने, आपको बता दें, कि कांग्रेस को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस हिंदू मुसलमान करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर, आपको बता दें, देश के लोगों को आपस में भिड़वाती है। लेकिन अब वक्त और हालात बदल गए हैं और जो कांग्रेस का सेकुलरिज्म का नकाब था उसे हमने बेनकाब कर दिया है। आज इसी मांगे मुद्दे पर हम करेंगे यूपी मांगे उत्तर, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा, फिर हमारे आज के सवाल और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे। जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। एक नया भारत का दर्शन कर रहे हैं। दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी अंकुश लगा है। मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, अब की बार। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। कहीं भी देश और दुनिया में आतंकी घटना घटित होती थी, उसके तार इस आजमगढ़ जनपद से जुड़ करके पूरे आजमगढ़ को बदनाम कराया जाता था। तो आपने देखा किस तरह वार पलटवार हुए। आज 4 रैलियां हुई, आजमगढ़ में भी रैली हुई। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन हमारे जो आज के महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, हमारे आज के जो महत्वपूर्ण सवाल है, सियासत में हिंदू मुसलमान किसका काम, ये कौन कर रहा है? क्योंकि अब तक कांग्रेस या समाजवादी पार्टी कहती थी कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि हिंदू मुसलमान सेकुलरिज्म का ये नकाब ओढ़ कर रखते थे। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, सत्ता के वास्ते विपक्ष तुष्टीकरण के रास्ते, क्या सत्ता के वास्ते विपक्ष तुष्टीकरण के रास्ते पर जा रहा है? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, जिस तरह बीजेपी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी उठा रहे। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जीत के लिए तुष्टीकरण जरूरी है, चाहे वो बीजेपी करे या फिर कांग्रेस करे, लेकिन क्या जीत के लिए फॉर्मूला तुष्टीकरण की राजनीति है? इस पर भी हम बात करेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आलोक अवस्थी प्रवक्ता है बीजेपी के। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ ब्रजलाल खाबरी जुड़ेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। जैसे वो जुड़ेंगे चर्चा में उनको शामिल करेंगे। तारिक अहमद है लारी, हमारे साथ प्रवक्ता है एसपी के। तारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज राजन त्रिपाठी है, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ। राजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं आलोक जी आपसे कर लेता हूं। आलोक साहब, अब तक तो आप लोगों पर ही आरोप लगते थे आप हिंदू मुसलमान करते हैं, अब आप कांग्रेस पर लगा रहे हैं, सर कैसे? देखिए, कांग्रेस लगातार तुष्टीकरण की बात करती आई है और ये श्रृंखलाबद्ध है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला मामला मैं आपको याद दिलाऊंगा तुष्टीकरण, मुस्लिम तुष्टीकरण का। 74 साल की शाहबानो को घर से निकाल दिया था एक मुस्लिम परिवार ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला को न्याय देते हुए उसमें आदेश दिया था उसके पक्ष में। राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने जाकर के संविधान बदल करके
शाहबानों को न्याय नहीं मिलने दिया, सबसे पहला तुष्टिकरण वहाँ किया। मनमोहन सिंह जी ने अपनी सरकार के रहते हुए पब्लिकली ये बात कही कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। वही हमने जो अब कांग्रेस का आज हमने वो देखा, इनका मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने कहा कि हम पहनावा और खान पान की जो है उनको आज़ादी देंगे, पर्सनल लॉ को का फेवर हम करेंगे, साथ ही साथ हम आर्थिक रूप से सर्वेक्षण करेंगे और उसका लाभ जो है अधिक बच्चे वालों को देंगे। स्पष्ट रूप से यहाँ पर खान पान की कोई दिक्कत नहीं है, पहनने की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंगित किया उन्होंने एक विशेष वर्ग को। और बहुसंख्यकवाद का हम विरोध करेंगे, यानी कि हिंदुओं का विरोध करेंगे और मुसलमानों का पक्षपात करेंगे। यह कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है और हमने उनके नेता राहुल गांधी का ये भाषण भी सुना है, जहां पे उन्होंने कहा है कि हम बहुसंख्यकों का आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करके हम उसको जो है बांट देंगे, तो मुसलमानों में बांट देंगे। तो इस तरह की बात करना एक तरीके से या एक विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए वोटों की दृष्टि से, जबकि समाज के सभी वर्गों का, सभी लोगों का अधिकार हर तारिक साहब पदा पे है। कांग्रेस और आपकी सहयोगी ये दल है कांग्रेस, तारिक अहमद साहब, आलोक जी सीधा आरोप लगा रहे हैं और उदाहरण भी दे दिया कि देखिए ये एक विशेष वर्ग के लिए आप कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा एग्जाम्पल दे दिया। आपने एक बहुत मामला चला था सीएए का, आपने भी देखा। तो ये देखिए आज का अखबार है, आज के अखबार में साफ लिखा हुआ 300 लोगों को नागरिकता दी गई। 300 कौन लोग थे? ये हिंदू मुस्लिम किसने चालू किया कि हम मुसलमानों को आरक्षण, हम मुसलमानों को नागरिकता नहीं देंगे, हम गैर मुस्लिमों को देंगे। मुसलमान क्यों हटा दिया सीएए से आपने? क्या मुसलमान वहां शोषित नहीं है? क्या मुसलमान वहां पे नहीं है? चलिए मुसलमानों में मैं 2-3 कम्युनिटी गिना देता हूं। क्या शिया कम्युनिटी पाकिस्तान में शोषित नहीं है? क्या अहमदिया मुसलमान वहां पे शोषित नहीं है? क्या पाकिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी, अफगानिस्तान में सुन्नी कम्युनिटी शोषित नहीं है? ये तो मुस्लिम बाहुल्य है ना सर। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं, सुनिए मुसलमान तारिक साहब, ये तो मुस्लिम बाहुल्य देश है ना। नहीं तारिक साहब, इतना बस जवाब है, आप अपनी बात रखिए। मैं बस ये पूछ रहा हूँ, ये मुस्लिम बाहुल्य नहीं है। अरे मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ तारिक साहब, मैं ये नहीं है, आप ही बोलिए, मैं प्रवक्ता नहीं बनूंगा। क्या ये मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र नहीं है क्या पाकिस्तान? हाँ, तो आप प्रवक्ता ना बनिए, आप सुनिए हमारी बातों से। जब सवाल निकले तो आप सवाल करिए, आप मेरी बातों से सवाल निकले तब आप सवाल करिए। आप प्रवक्ता बन के बीच में क्यों टोक रहे हैं? आपने मुझसे सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। सवाल सुनने, जवाब सुन लीजिए। अब आप कहते हैं कि मनमोहन जी ने कहा था कि पहला हक मुसलमानों का। उन्होंने साथ में पहले और भी शब्द जोड़े थे, ओबीसी, एससी, एसटी, महिलाएं, बच्चों, इन लोगों का हक पहले है। साथ में मुसलमान जोड़ा और कहा इनका हक पहले है इस देश के संसाधनों पे। तो कौन सा गलत बात कही? हिंदू मुस्लिम किसने किया? मोदी जी ने किया। मोदी ने पहले इसको चालू किया। मोदी को अगर इलेक्शन कमीशन बैन कर दे कि पाकिस्तान मुसलमान मंदिर, मजार, मस्जिद इनका नाम ना ले, तो मोदी जी के पास कोई भी भाषण देने के लिए टॉपिक नहीं बचेगा। कोई टॉपिक नहीं बचेगा, एक टॉपिक नहीं बचेगा, एक बात नहीं कर सकते। 14-12 साल हो गए, 10 साल हो गए। मैं लौटूंगा इस पर। तारिक साहब, इस पर जवाब आलोक जी से लूंगा, लेकिन मैं मनोज राजन त्रिपाठी जी को भी चर्चा में शामिल कर देता हूं। मनोज राजन जी, क्या आपको लगता है कि जीत के लिए तुष्टीकरण जरूरी है? चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबके लिए तुष्टीकरण जरूरी आप मानते हैं क्या? ऐसा है कि सेकंड साइड ऑफ द कॉइन ये देखना बहुत जरूरी है। बात जब कोई कांग्रेसी या समाजवादी पार्टी या जितना इंडी घटक है, अगर जब वो बात करता है कि मुसलमानों को ये दिया जाएगा, सच्चर कमेटी लागू की जाएगी, मुसलमानों का आर्थिक सर्वेक्षण होगा, उसके हिसाब से उनके साथ चीजें बांटी जाएंगी। मुसलमानों, जिस आजमगढ़ में आप खड़े हुए हैं, इस आजमगढ़ में जब सोनिया गांधी गई थी तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो लोग मारे गए थे उनको लेकर दिग्विजय सिंह ने मुझे इंटरव्यू दिया था और कहा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर को देखकर सोनिया गांधी भल भल करके रोई थी, क्योंकि उनको बिल्कुल ये फेक एनकाउंटर लगा था। जब बात इधर से मुसलमान की होगी तो वो मुसलमानियत नहीं है।
जब बात इधर से मुसलमानों की होगी तो वो हिंदू मुस्लिम है। ये इसी तरीके से है कि अगर जैसे अभी तारिक साहब भी कह रहे थे, उनकी बात भी बिल्कुल सही है कि क्या वहां पे तमाम सारे सुन्नी या शिया इस तरीके से प्रताड़ित नहीं है, क्या अफगानिस्तान में सुन्नी प्रताड़ित नहीं है। लेकिन जो सीए का कानून बना है वो कानून ये बना है कि जो अल्पसंख्यक बाहुल, जो मुस्लिम बाहुल देश है, वहां से हम अल्पसंख्यकों को अपने यहां लेंगे। तो 22% थी 47 में, 1.8 है वहां के हिंदू। केवल 6 फैमिली बची हैं पाकिस्तान में जो जैन है, 6 फैमिली, माफ कीजिएगा 6 लोग। तो यही तो मैं तारिक साहब को रोक रहा था ना, तारिक साहब को यही तो कह रहा था कि भाई आप, वो तो मुस्लिम राष्ट्र है, उसके बारे में 60 साल में क्यों नहीं सोचा गया? जी जी। इन वहां के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया? 60 साल ऐसा क्यों नहीं किया गया? केवल पॉलिटिकल बयानबाजी से बात नहीं बनेगा, हमें ठोस आंकड़ों पर आना पड़ेगा। और केवल ये एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन दी आपने मनोज राजन जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल दी। मैं तारिक साहब आपसे इस पर एक रिएक्शन लूंगा, हिंदू मुसलमान आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, मनोज राजन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। आप लोग सत्ता में रहे सर, आप भी सहयोगी दल रहे हैं इनके, आप भी सत्ता में, आपने भी भागीदारी की है समाजवादी पार्टी ने। आज अगर ये सीए लाग रहे हैं तो आप करवा देते ना सर, आप मुसलमानों के अगर इतने हितैषी थे तो आप करवा देते सीए, जब मुसलमानों को दिलवा देते, कोई नियम ला देते। आप अब जब बीजेपी कर रही है तो आप उसमें कूद रहे हैं कि भैया मुसलमानों को भी लाइए, तो आप ही तो मुस्लिम मुस्लिम कर रहे हैं ना तारिक अहमद साहब। सर, आप अगर सीए का कानून हमारे टाइम का उठाकर देखिएगा तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि जो भी प्रताड़ित है उसको किया जाएगा। इन्होंने उसमें से वो वर्ड हटाया, मुसलमान। मुसलमान शब्द, मुसलमान धर्म के लोगों को इन्होंने हटाया और इन्होंने कहा हम मुसलमान को नहीं तो आप प्यार दिखा रहे हैं ना सर, आप प्यार ही तो दिखा रहे हैं ना, आपकी जुबान पे मुसलमान मुसलमान ही है। नहीं सर, अब देखिए, आप देखिए सर, आप गड़बड़ कर रहे हैं। अब देखिए कर्नाटक में नहीं, फिर वही बात है, कर्नाटक में सर सुनिए, आप देखिए, कोई बात नहीं, सॉफ्ट टारगेट होते हैं पत्रकार, देखिए सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कर्नाटक में 32% है ओबीसी का आरक्षण। सुनिए, मुझे इतना सा जवाब दे दीजिए, कर्नाटक में 32% ओबीसी का आरक्षण है, उसमें मुस्लिमों को आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं सर 4% आरक्षण, जिस पर मोदी जी ने भी सवाल उठाए, क्यों दे रहे हैं आप कर्नाटक में 32% ओबीसी में से आपने 4% मुस्लिम आरक्षण दे दिया, उसमें क्यों दे रहे हैं सर, बताइए। आपकी कांग्रेस सरकार में, इसलिए कह रहा हूं सर, आपके सहयोगी दल आपने जो बात में, हाँ बताइए, हाँ ठीक है, जो बात आपने मेरी काट दी, मैं सबसे पहले उस बात को कंप्लीट करूंगा। आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम है कि सीए में से मुसलमान शब्द बीजेपी की सरकार ने हटाया, ये आप जानते हैं। आप उस बात को नकारिए और फिर जनता देखिए कैसे आपके चैनल का थू करती है। दूसरी बात, आप वहां पे आरक्षण की बात कर रहे हैं, ये आरक्षण कोई आज का दिया हुआ नहीं है मेरे भाई, ना तारिक अहमद लारी ने दिया है, ना अखिलेश यादव ने दिया है, ये आरक्षण जमाने से भी है। और आरक्षण से आप वहां की बात कर रहे हैं, क्या यूपी में आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया मुसलमानों का? आरक्षण तो यूपी में भी है, बंगाल में भी है, आसाम में भी है, मिजोरम में भी है, त्रिपुरा में भी है, नागालैंड में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है। आप कहते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, जबकि दे रखा गया है 4%, उसी को सच्चर कमेटी ने कहा। अरे सर, आप भी आरक्षण धर्म के आधार पर दे रहे हैं। ठीक है, एक जवाब आलोक जी एक बार जवाब दीजिएगा तारिक अहमद साहब की बात का। आप फिर बीजेपी प्रवक्ता। अरे तारिक साहब जवाब ले लूं ना, आपने जो सवाल उठाया, देखिए बीच में आपने टोक दिया। अरे आप तो हद है सर, पता आप अभी विपक्षी दलों की सॉफ्ट टारगेट हो जाता है, और भी लोग बात करेंगे। अरे सर उनको अब खाली जो है टारगेट करते हैं मीडिया को, सारा टाइम नहीं देंगे। मुझे भी अपनी बात रखना है। तारिक साहब अपनी बारी में बात रखिए, बेहतर होगा। देखिए शर्मा जी, मुझे लगता है कि तारिक साहब बहुत पीड़ित हैं, बहुत ज्यादा इनको कुंठित है। मुझे लगता है कि इनको कुछ मीडिया से भी एलर्जी है, और खास एलर्जी ऐसा इनके बयानों से लग रहा है। मैं हाँ तो ठीक है, मेरी बात सुन लीजिए धैर्य से, फिर आपकी पीड़ा मैं सुनूंगा। देखिए शर्मा जी, मेरा साफ रूप से कहना है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और धर्म के आधार पर ही पाकिस्तान बना कि मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। और नेहरू और जिन्ना की साठगांठ से ये देश का बंटवारा हुआ। मैं इस पर जवाब दूंगा। अब देश के बंटवारा हुआ तो वहाँ जो हिंदू बचे रह गए, जिनकी संख्या अभी मनोज राजन जी बहुत विद्वान जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि 22% थी, जो कि सही है तथ्यों के आधार पर। और आज 1.8% वहाँ पर कैसे वहाँ पर हिंदू सिमट गया,
इसका जवाब मुसलमानों को देना चाहिए। या तो उनका पलायन हुआ या उनका धर्म परिवर्तन किया गया। ये राक्षसों वाली हंसी मत हंसिए। ये आपके सामने एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है, सामने स्पष्ट तस्वीर है कि किस तरीके से मुसलमानों ने वहां पर अत्याचार करके पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं को अपना जबरन धर्म परिवर्तन कराया, उनकी महिलाओं का अपहरण किया और आज भी वहां पे महिलाओं का अपहरण करके नाबालिग बच्चियों के साथ वहां पे निकाह पढ़ाते हैं आपके मौलवी मुल्ला, और उसके बाद वहां पे धर्म परिवर्तन कराते हैं। और आज अगर हम उन पीड़ित लोगों को सीएए के माध्यम से हम नागरिकता दे रहे हैं तो उसमें इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है कि मतलब वो कहां जाएंगे हिंदुओं के लिए? और दूसरा कौन सा देश है विश्व में बता दीजिए? 54 मुसलमान देश हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। चलिए मैं एक सवाल आलोक जी में लौट रहा हूं। मनोज राजन जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मनोज राजन जी, आप तो यूपी को बहुत करीब से जानते हैं सर, आप तो राजनीति को, आज तारिक साहब हंस रहे हैं हर बात पर, मीडिया को सॉफ्ट टारगेट कर रहे हैं, आज कह रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी कर रही है। सर यही पार्टी, आज मैं आजमगढ़ में खड़ा हूं, ये पार्टी सोचती है एमवाई फैक्टर चल जाए या मुस्लिम यादव जित जाए, नहीं ठीक है, और यही पार्टी मुल्ला मुलायम की बात करती है। आज ये लोग कह रहे हैं कि वो करते हैं। नहीं देखिए, ऑब्जेक्शन, ये गलत बात ना करिए। सबसे पहले मुल्ला मुलायम ना बोलिए, तमीज से बात करिए। सबसे पहले तो जयप्रकाश से बात करिएगा, एकदम अपने औकात में रहकर। अरे रुक जाइए, मनोज राजन जी को बात रखने दीजिएगा। अरे रुक जाइए तारिक अहमद जी, अरे तारिक जी रुकिए। अरे तारिक जी मुझे मत सिखाइए आप तमीज प्लीज। अरे आप चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तारिक साहब मर्यादाएं मत लांगे आप। तारिक साहब आप पगला गए हैं। तारिक साहब आप पगला गए हैं। तारिक साहब आप पगला गए हैं। आप तारिक साहब नहीं, तारिक अहमद साहब आप पागल हो गए, मुझे लग रहा है। दो से भी कर सकते हैं। नहीं, ये अब ये हार की बौखलाहट है क्या सर? फिर ये कहूं क्या मैं डायरेक्ट? ये ठीक बात नहीं है। नहीं मनोज राजन जी देखिए ऐसा है, मैं इतनी भाषा खराब नहीं करूंगा सर, फिर मुझे यही कहना पड़ेगा आप पगला गए बस। ठीक है मनोज राजन। नहीं, एक्चुअली सीधी सी बात यह है कि जब बात तथ्यों पर आधारित होगी तो तथ्य बहुत आराम से 99 से 98 के बीच में टेम्परेचर में बात कह दी जाएगी। 90 से 120 के ब्लड प्रेशर पर यह बात कह दी जाएगी। लेकिन जब तथ्यों की कमी होती है तो आवाज का डेसिबल भी ऊपर होता है, बीपी भी हाई होता है और बुखार भी चढ़ा होता है। तो सबसे पहली बात कि किसी चैनल पर बात करने से पहले उस चैनल को थू-थू करने जैसी बात नहीं कहनी चाहिए। किसी एंकर को सीधे ये कह देना कि आप 2 टके के, मैं खुद चाहता हूं और मैं माफी मांगता हूं क्योंकि वो भी मेरे एक पैनलिस्ट है, मैं भी एक पैनलिस्ट हूं। जयप्रकाश जैसा एंकर को वो भी जानते ही नहीं है, जो ना जाने कहां घूम कर आते रहते हैं। ठीक है, सीधी बात तथ्यों की बात है। आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये बिल्कुल सच है कि मुसलमान धर्मनिरपेक्षता का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर विपक्ष मुसलमानों की बात करेगा और प्रज्ञा ठाकुर से लेकर उस पूरे मालेगांव विस्फोट तक की बात कर रहा हूं, और अगर कांग्रेस देगी एक नया शब्द हिंदू आतंकवाद, तो वो धर्मनिरपेक्षता नहीं होगी और हिंदू भगवा गुंडे कहे जा सकते हैं। मैं किसी पार्टी पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे तौर पर एज ए जर्नलिस्ट, एज ए विश्लेषक इस तरीके की बात करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन इसको वही मैंने कहा था, सेकंड साइड ऑफ द कॉइन, जब उस तरफ से बात की जाएगी और अगर मुस्लिम शब्द निकल आया तो वो हिंदू मुसलमान है। लेकिन इधर से अगर मुसलमान की बात आएगी तो नहीं। अब बता दें तारिक साहब मुझे, क्या होने जा रहा है जातिगत आरक्षण में? क्या अजलाफ के लिए क्या होगा? अजलाफ के लिए क्या होगा? क्या हलाल खोर से कोई शैयद शादी करेगा? क्या करने जा रहे हैं आप उन जातियों के? बाकी सारी जातियां हो गई, पिछड़े हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, यहां हो गए, लेकिन मुसलमान के पसमंदाओं का क्या होगा? हलाल खोरों का क्या होगा? अजलाफों का क्या होगा? अजरफ का क्या होगा? कभी उनके बारे में आपने बात की है? नहीं, उनके बारे में आप बात इसलिए नहीं करेंगे कि आप सारी बातों को लेकर मुसलमान को सिर्फ एक जाति बनाते हैं, बाकी हिंदुओं को तो जाति में तोड़ दीजिए। आंकड़ों पर बात कीजिए, आंकड़ों पर रहिए और सीधे तौर पर ये बात तारिक साहब आपको तो अंसारी और अतीक से प्यार है या नहीं? तारिक साहब बोलिए, आप मुझे गाली दीजिए कोई बात नहीं, है ना? अंसारी और अतीक से प्यार है ना? आपको जवाब देना दीजिए और बीच में ना बोलिएगा। मुझको ही नहीं,
योगी आदित्यनाथ को भी प्रेम था, तभी विधानसभा में उनके लिए शोक सभा आयोजित की गई थी। मोदी जी को प्रेम था अतीक अहमद से, तभी उन्होंने वहां पे भी लोकसभा में भी शोक सभा का आयोजन किया था क्या नाम है अतीक अहमद के लिए। तो प्रेम तो इन दोनों लोगों को भी है भाई, बिल्कुल है। प्रेम ना होता तो भाई कैसे होता, बाकायदा शोक संदेश भी इन लोगों ने दिया था। तारिक अहमद लारी ने तो कोई शोक संदेश दिया नहीं जो आप कहना चाहते हैं। तो भाई अब यह बता दीजिए, जब मोदी और योगी को प्रेम है तो बाकी प्रेम क्यों ना करें इन लोगों से? उनको भी तो प्रेम है, उन्होंने भी तो बाकायदा शोक सभा आयोजित की। तारिक अहमद लारी ने कौन सी शोक सभा आयोजित की भाई? या लखनऊ में किस मुसलमान ने शोक सभा आयोजित की? उनके घर में अखिलेश यादव को भूल गए, अखिलेश यादव नहीं है ना मुख्तार अंसारी घर, आपको पता ही नहीं होगा। लखनऊ शहर में ठीक है, एक कमेंट आखिरी कमेंट आलोक साहब मुझे ना चर्चा तो देखिए हिंदू मुसलमान पर करनी थी, लेकिन ये भाषा ये प्रवक्ताओं की ऐसी गंदी क्यों हो गई है? विपक्ष के प्रवक्ताओं की एक रिएक्शन चाहिए बस इस पर मुझे। ये क्या है, ये भाषा कैसी भाषा इस्तेमाल करते हैं? पत्तलकारों की जयप्रकाश जी, मैं ये अरे छोड़ दीजिए लाल साहब, आपके मैं आलोक जी से ले रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान पे चर्चा कर रहा था। लेकिन हाँ, देखिए मेरा विषय यही है कि ऐसा नहीं, विपक्ष में बहुत विद्वान प्रवक्ता है, हम लगातार बात भी करते हैं, कई बार हमें भी उनसे कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन भाषाई आतंकवाद और जो भाषाई दंगाई, जिस तरह की भाषा का प्रयोग आज तारिक लहरी जी ने आपके चैनल के बारे में कहा, आपके बारे में 2 टके का कहा, माफ़ कीजिएगा आप बहुत सहिष्णु हैं। मैं अगर एंकर होता या मैं चैनल का क्या कहते हैं मैनेजिंग एडिटर होता तो मैं तारिक साहब को नमस्ते कहता और कहता कि तारिक साहब हमारे यहाँ इस भाषा का कोई स्थान नहीं है, हम अच्छे प्रवक्ताओं से बात मैं तो ये सोचता हूँ कि पत्रकार सॉफ्ट टारगेट होते हैं, कोई बात नहीं और कोई बहाना नहीं होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरी औकात बताई। और आलोक जी आपका, मनोज राजन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास चर्चा करने के लिए। यूपी मांगे उत्तर आप